Hello everyone and welcome to today's class। आज हम B.F. स्किनर के द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में जानेंगे, जो कि ये बताती है कि व्यक्ति का व्यवहार किस तरीके से डेवलप होता है और वो किस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स को लर्न करता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट कर देता है या फिर डिस्कार्ड कर देता है। B.F. स्किनर द्वारा दी गई इस थ्योरी का आधार ये है कि लर्निंग जो है वो अपरोक्ष व्यवहार में आए बदलाव के कारण या उसके परिणाम स्वरूप होती है। व्यक्ति जो भी चीजें सीखता है वो अपरोक्ष व्यवहार में जो भी बदलाव आते हैं उसके परिणाम स्वरूप सीख पाता है। ये व्यवहार में जो बदलाव हैं वो कुछ ऐसी घटनाएं जो कि हमें प्रोत्साहित करती हैं, जो कि स्टिमुलस करती हैं, स्टिमुलस के रूप में बिहेव करती हैं, संदीपन करती हैं, जो कि वातावरण में ऐसी इवेंट्स के आधार पर ही हम हमारे व्यवहार में बदलाव देख पाते हैं। यानी जब कोई ऐसी घटना या ऐसा बदलाव हमारे आसपास के वातावरण में आता है जो कि हमें स्टिमुलेट करे, हमें प्रोत्साहित करे कि हम चीज़ों को सीखें या हमारे व्यवहार में बदलाव करें। ये जो रिस्पॉन्स है यानी किसी भी स्टिमुलस के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया है वो हमारे व्यवहार में बदलाव को धीरे धीरे व्यवहार में बदलाव में धीरे धीरे परिणत होता है। ये जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का पैटर्न है, यदि रीइंफोर्स हो जाए यानी किसी बाहरी कारण द्वारा उसका सुदृढ़ीकरण हो जाए तो व्यक्ति का व्यवहार और लर्निंग जो है वो रिजल्ट करती है, व्यवहार में बदलाव आता है और वो नई चीजें सीख पाता है। जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी हम अपरोक्ष रूप से किसी चीज के आदी हो जाते हैं, कुछ नई चीज सीख लेते हैं या कोई नया व्यवहार करने के आदी हो जाते हैं। तो जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है इस ऑपरेंट कंडीशनिंग के, ये हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स पर भी बेस्ड होते हैं, जो कि व्यक्ति अलग अलग स्टिमुलस के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है अडेप्ट करता है। B.F. स्किनर ने इस थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग को प्रपोज किया था एनिमल्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करके। उन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया जिसके अंदर एक भूखे रैट को प्लेस कर दिया। स्किनर बॉक्स एक ऐसा बॉक्स था जिसके अंदर एक चूहे को उन्होंने छोड़ दिया, जिसके अंदर 2-3 बटन्स थे, एक लीवर था और ये रैट जो है, ये जो चूहा जो है, वो शुरुआती समय में जब उसे उस बॉक्स में छोड़ा जाता है तो वो उस बॉक्स को अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। इवेंचुअली ये रैट एक लीवर को डिस्कवर करता है, यानी एक ऐसे बटन या पुर्जे को आप मान लीजिए जिसको डिस्कवर करता है, जिसको यदि वो प्रेस करे तो एक डिस्पेंसर से उस बॉक्स के अंदर एक खांचे से फूड रिलीज हो जाता है बॉक्स के अंदर। वो खाना खा के वो रैट अपनी भूख शांत करता है। जब वो भूख शांत कर लेता है वो दोबारा से अपने आसपास के वातावरण में जो उस बॉक्स के अंदर है उसको एक्सप्लोर करना शुरू करता है। दोबारा भूखा होने पर वो वापस उस लीवर को सेकेंड टाइम प्रेस करता है और जो है फूड वापस रिलीज हो जाता है। ये गतिविधि 2, 3, 4, 5 बार रिपीट होती है। जैसे ही रैट भूखा होता है उसे पता चल जाता है कि ये लीवर दबा देने से मुझे भोजन मिलेगा और मेरी भूख शांत हो जाएगी। अब हुआ क्या, ये चूहा जो है उसकी कंडीशनिंग हो गई कि भूख लगने पर लीवर दबाना चाहिए, क्योंकि एज अ रीइंफोर्समेंट, एज अ सुदृढ़ीकरण का प्रोसेस लीवर दबाने से उसे पता है कि भोजन मिलेगा। तो भोजन मिलने की प्रक्रिया उसके लीवर दबाने के व्यवहार को सुदृढ़ कर रही है। उसे पता है कि यदि मैं लीवर दबाने की का व्यवहार रखूंगा तो बदले में मुझे
भोजन मिलेगा। यहाँ लीवर दबाना एक ऑपरेंट बिहेवियर या ऑपरेंट रिस्पॉन्स यानी कि एक अपरोक्ष प्रतिक्रिया या एक अपरोक्ष व्यवहार की श्रेणी में आता है और भोजन का रिलीज होना एक रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट है यानी सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया है। इस एक्सपेरिमेंट को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है और लर्निंग यानी ऐसी चीजें जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के परिणाम स्वरूप आपको मिली है ये इसमें साबित होता है। रीइंफोर्समेंट यानी सुदृढ़ीकरण स्किनर की स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का की एलिमेंट है। रीइंफोर्सर या रीइंफोर्समेंट बेसिकली वो एस्पेक्ट है जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहती है, प्रोत्साहन मिलता रहता है कि हम कोई भी व्यवहार करते चलें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई अच्छा काम किया और बदले में आपको किसी ने प्रेज किया या तारीफ की, तो तारीफ करने की प्रक्रिया जो है वो आपके लिए रीइंफोर्समेंट हो सकती है क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप आप वही काम को दोबारा करने की कोशिश करेंगे। आप अपना असाइनमेंट सही समय पर अगर सबमिट करते हैं और बदले में टीचर पूरी क्लास के सामने आपके इस टाइमली सबमिशन को रिकॉग्नाइज करती है तो आप अगली बार भी कोशिश करेंगे कि मैं टाइमली असाइनमेंट सबमिट कर दूं। सो टीचर की भरी क्लास में आपके टाइमली सबमिशन को रिकॉग्नाइज करने की प्रक्रिया रीइंफोर्समेंट कहलाती है। ये कई प्रकार का हो सकता है। आपके मन का सेटिस्फैक्शन भी एक रीइंफोर्समेंट हो सकता है कि आपने आज किसी प्यासे को पानी पिलाया और आपको मन में बहुत अच्छा लगा। ये जो अच्छाई की भावना आपके मन में जगी वो भी अगली बार आपको और किसी प्यासे को पानी पिलाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। ये थ्योरी नेगेटिव रीइंफोर्सर्स को भी कवर करती है, यानी अगर आपके किसी गतिविधि के परिणाम स्वरूप आपको पनिश किया गया, यानी अगर आपने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं किया और पूरी क्लास में टीचर ने आपका नाम लेकर ये मेंशन किया कि यू आर द ओनली वन हु हैज नॉट सबमिटेड असाइनमेंट ऑन टाइम, तो आप उस पर्टिकुलर व्यवहार को डिसकंटिन्यू कर देंगे, आप उस चीज को छोड़ देंगे। सो नेगेटिव स्टिमुलाई, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके व्यवहार को डेवलप करने में और लर्निंग में। अब ये जो चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया वो किस तरीके से बच्चों की लर्निंग पर को अफेक्ट करता है या रिलेट करता है। ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये है कि हम कंडीशनिंग द्वारा निर्धारित होता है हमारा व्यवहार कंडीशनिंग के आधार पर कंट्रोल होता है। जब पुराना बिहेवियर यानी हम जो ऑलरेडी व्यवहार सीख चुके हैं वो व्यवहार करने पर अगर हमें तारीफ मिलती है या हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है इन टर्म्स ऑफ से फॉर एग्जाम्पल जैसे इस बच्चे को अच्छे मार्क्स लेने पर ट्रीट मिली, तो पुराने व्यवहार को अगर रीइंफोर्स किया गया तो वो इस व्यवहार को कंटिन्यू करेंगे। बच्चे would want that thing to be done again and again, वो अगली बार भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, अगर क्लास में लेट आने पर बाहर खड़ा कर दिया जाता है तो इसे हम बाहर खड़े करने नहीं यानी पनिशमेंट को हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे और इससे बच्चा लेट आने के प्रोसेस को डिसकंटिन्यू कर देगा। वो मान के चलेगा कि नहीं, मैं अगर लेट होऊंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। सो पनिशमेंट हुआ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और लेट आने की व्यवहार को डिसकंटिन्यू करना उसका रिस्पॉन्स हुआ। तो इस तरीके से स्किनर की थ्योरी ये बताती है कि बच्चे कैसे कुछ आदतों को अपने व्यवहार में जगह देते हैं, अपने व्यवहार का हिस्सा बनाते हैं और धीरे धीरे कुछ चीजों को अपने व्यवहार से डिसकंटिन्यू कर देते हैं, करना छोड़ देते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड थ्योरी, दैट इज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी।
सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एल्बर्ट बंड्यूरा द्वारा दी गई थी। ये मानते थे, बंड्यूरा ये मानते थे कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पर ही, यानी आपकी सिर्फ सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया पर ही निर्भर नहीं करता है आपका व्यवहार का डेवलपमेंट या फिर आपकी लर्निंग। ये थ्योरी पहले सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से जानी जाती थी, बाद में इसके अंदर सेल्फ एफिकेसी नाम का सेगमेंट जोड़कर इसे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बनाया गया एल्बर्ट बंड्यूरा द्वारा। एल्बर्ट बंड्यूरा द्वारा ही सोशल लर्निंग थ्योरी भी दी गई थी और उसे अपडेट भी इन्होंने ही किया था। इसका सबसे की एलिमेंट, इस थ्योरी का सबसे की एलिमेंट है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल यानी पारस्परिक, डिटर्मिनिज्म मतलब नियतिवाद या निर्धारणवाद। कहने का अर्थ यह है कि एल्बर्ट बंड्यूरा ये मानते थे कि किसी भी लर्निंग या बिहेवियरल डेवलपमेंट में, खासकर लर्निंग के प्रोसेस में, 3 फैक्टर इंपॉर्टेंटली काम करते हैं। आपका बिहेवियर, आपका पर्सनल या कॉग्निटिव फैक्टर और आपका एनवायरनमेंट फैक्टर। बिहेवियरल कंपोनेंट जो है वो ये बताता है कि आपके खुद के अंदर अभी तक क्या भावनाएं या बिलीफ सिस्टम हैं। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म बेसिकली ये बताता है कि आपका व्यवहार इंडिविजुअल के कॉग्निटिव प्रोसेसेस और एनवायरनमेंट द्वारा कंट्रोल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो कि स्कूल जाना पसंद नहीं करता, तो ये उसका एग्जिस्टिंग बिहेवियर है, वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता। इस वजह से वो क्लास में बुरा व्यवहार करेगा, टीचर की बात नहीं मानेगा और इसके परिणाम स्वरूप अब क्लास का वातावरण भी नेगेटिव हो रहा है, टीचर का व्यवहार भी उस बच्चे के प्रति नेगेटिव हो रहा है और किसी एक बच्चे के ऊपर यदि टीचर गुस्सा करती है तो ओवरऑल क्लास का एनवायरनमेंट भी नेगेटिव हो रहा है। तो हुआ क्या कि बच्चे का एक एग्जिस्टिंग व्यवहार यानी कि डिसलाइकिंग स्कूल विल रिजल्ट इनटू उसका खुद का पर्सनल या कॉग्निटिव फैक्टर एंड विल आल्सो अफेक्ट द एनवायरनमेंट। सो शुरुआत जो है वो कहीं से भी हो सकती है। एनवायरनमेंट, गलत एनवायरनमेंट से व्यवहार जो है डिटरमाइन हो सकता है। आप इन एरोज को देखिए, दीज आर बोथ वेज एरोज, 2 वेज एरो, यानी ये जो प्रोसेस है वो एनवायरनमेंट से शुरू होकर बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है या बिहेवियर से शुरू होकर एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकता है एंड दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल दीज केसेस। एनवायरमेंटल कंपोनेंट मतलब कि आपकी फिजिकल सराउंडिंग और आपके आसपास के लोग जो कि प्रेजेंट हैं या फिर एब्सेंट भी हैं। ये एनवायरनमेंट जो है आपके बिहेवियर की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को निर्धारित करेगा। एनवायरनमेंट जो है दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बिहेवियर, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिहेवियर जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर भी असर डाल सकता है। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। ये बच्चा जो कि स्कूल को डिसलाइक करता है, वो अगर टीचर द्वारा पूरी क्लास के सामने बुरी तरीके से डांटा जाए तो ये सिर्फ उस बच्चे पर ही असर नहीं डालेगा, यानी एक टीचर द्वारा जब उस बच्चे को डांटा गया तो ये सिर्फ उस बच्चे पर ही असर नहीं डालेगा, ये ओवरऑल क्लास के एनवायरनमेंट को भी चेंज करेगा। आप याद करिए कि कभी आपकी क्लास में किसी एक बच्चे को बहुत जोरदार डांट पड़ी होगी तो बाकी बच्चे भी थोड़े शांत हो जाते हैं। सो दैट इज द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द होल एनवायरनमेंट। Now talking about the individual component, this is the individual component, the person and the cognitive factor. The individual component includes ऐसे characteristics जो कि पिछले समय में reinforce किए गए हैं, जो कि आपकी personality और आपके cognitive factors को
बनाता है। ये आपके अपेक्षाओं से बनता है, आपके बिलीफ से बनता है और आपकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी पर्सनालिटी के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलके आपका इंडिविजुअल कंपोनेंट बनता है। अगर हमारे इस एग्जाम्पल में जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं जो स्कूल को नापसंद करता है, अगर इस बच्चे को पता चल जाए कि टीचर जो है वो उस बच्चे को किसी ना किसी तरीके से कोई चाहती या कोई उसके मन की इच्छा पूरी करेगा, अगर वो स्कूल खत्म होने तक अच्छा व्यवहार करेगा और टीचर उसकी मन की इच्छा पूरी कर सकता है, तो वो अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करेगा। यानी अगर बच्चे में ये समझ पैदा हो जाए कि मेरे अच्छे व्यवहार करने पर हो सकता है टीचर मुझे भरी क्लास में नहीं डांटे, यानी उसकी अपेक्षाएं कुछ अपने टीचर से बढ़ जाती हैं अपने व्यवहार को टेलर करने पर, तो वो भी कोशिश करेगा कि मैं हद से हद कोशिश करूं कि क्लास में बुरा व्यवहार ना करूं। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। बच्चा स्कूल को पसंद नहीं करता, बट वो इस अपेक्षा से कि टीचर से डांट नहीं पड़े, इस अपेक्षा से वो स्कूल में बुरा व्यवहार करना बंद कर देता है। तो ओवरऑल उसका बिहेवियर में भी बदलाव आया और क्लास का एनवायरनमेंट भी सुधर जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्ची जो कि थोड़ी सी शाय है, इंट्रोवर्ट है और हमेशा भीड़ में गुम होना पसंद करती है। वो अपने एक नई स्कूल के पहले दिन क्लास में घुसती है जो ऑलरेडी बच्चों से भरा हुआ है। अब उसका खुद का शाय होना उसका इंडिविजुअल कंपोनेंट है और ऑलरेडी भरी हुई क्लास में एंटर करना, ये भरी हुई क्लास आपका एनवायरनमेंट हो गई। अब वो ये कोशिश करेगी कि इस भरी हुई क्लास में वो पीछे की सीट पर जाके चुपचाप बैठ जाए ताकि किसी को नोटिस नहीं हो, तो ये उसका बिहेवियर हो गया। हाउएवर, अब इसके अंदर यदि किसी किस्म का बदलाव एनवायरनमेंट में अचानक आ जाता है, यानी क्लास की शुरुआती फर्स्ट बेंच पर कोई बैठा हुआ बच्चा बहुत गर्मजोशी से इस शाय लड़की को इनवाइट करता है और अपने पास बैठने को बोलता है। अचानक उस बच्ची के लिए ये पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया और अब उस बच्चे का फ्रेंडली होना उसे एक रीइंफोर्समेंट के रूप में लगा, यानी उसको थोड़ा स्टिमुलस मिला, थोड़ा प्रोत्साहन मिला कि वो अपने बिहेवियर को बदलाव करे और वो आकर फर्स्ट बेंच पर बैठ जाती है। उसके फर्स्ट बेंच पर बैठने की क्रिया से ही धीरे धीरे हो सकता है कि वो अपने शाय बिहेवियर में बदलाव करने में सफलता प्राप्त कर ले। इस तरीके से एक व्यक्ति का ऑलरेडी इंडिविजुअल कंपोनेंट, एनवायरनमेंट और बिहेवियर मिलके उसके ओवरऑल पर्सनालिटी को, बिहेवियर को शेप करते हैं और नई चीजें सीखने या ना सीखने को भी डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए इसे रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, यानी इन सारे कंपोनेंट्स का पारस्परिक जो है किस तरीके से ये पारस्परिक व्यवहार करके चीजों को निर्धारित करते हैं, यही होता है पारस्परिक निर्धारणवाद। अब इसी थ्योरी के हम कुछ और, इस सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के कुछ और कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बिहेवियरल कैपेबिलिटी ये बताती है कि व्यक्ति में क्या किसी व्यवहार को करने की एक्चुअल एबिलिटी है भी अथवा नहीं। उसमें कोई भी बिहेवियर को करने का स्किल, नॉलेज है भी अथवा नहीं। अगर कोई व्यवहार कोई व्यक्ति सक्सेसफुली करना चाहता है, बट तो उसे पता तो होना चाहिए कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। अगर बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म करना चाहता है तो उसे पता तो होना चाहिए कि मुझे कब क्या करना है, तब जाके मैं एक अच्छा स्टूडेंट साबित हो पाऊंगा। ये व्यक्ति सीखता कैसे है? वो देखता है कि आसपास के वातावरण में किस तरीके से चीजें घटित हो रही हैं, किस
किस व्यवहार को प्रोत्साहन मिल रहा है, किसको डिस्करेज किया जा रहा है। तो इन चीजों से वो व्यक्ति अपनी बिहेवियरल कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है। सेकंड इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एल्बर्ट बंड्यूरा का एक बहुत बड़ा ये पॉइंट बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से बिल्कुल अलग पाया गया, जहां स्किनर ये कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ रीइंफोर्समेंट यानी सुदृढ़ीकरण और स्टिमुलस रिस्पॉन्स के पैटर्न पर ही व्यक्ति नई चीजें सीखता है। एल्बर्ट बंड्यूरा ने एक बहुत सिंपल सा ये पॉइंट बताया कि नहीं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नाम की भी चीज होती है, यानी बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के लोगों को देखकर भी कई व्यवहार जो है वो सीख लेता है। लोग अपने आसपास के लोगों द्वारा किए गए व्यवहार को देखते हैं और फिर उसे रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसमें मॉडलिंग शब्द के ऊपर एल्बर्ट बंड्यूरा ने काफी जोर दिया। मॉडलिंग से मेरा तात्पर्य है कि हम हमारे आसपास के लोगों को एज अ मॉडल, एज एन आदर्श देखते हैं और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर व्यक्ति ऐसे व्यवहार लोगों द्वारा करते हुए देखता है जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अच्छा परिणाम मिल रहा है, यानी वो अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छे निष्कर्ष निकल रहे हैं उनके लिए, तो वो भी ऐसे व्यवहार को कॉपी करने की कोशिश करेगा। साथ ही उसे ऐसे व्यवहार को करने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ किसी को साइकिल चलाते देख लेने से ही आप साइकिल नहीं सीख जाएंगे, आपको खुद साइकिल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप लोगों को देखकर अपने व्यवहार और लर्निंग को, व्यवहार में बदलाव और लर्निंग कर सकते हैं। मॉडलिंग वाला कॉन्सेप्ट खास तौर पर तब सक्सेसफुल होता है जब जिन लोगों को आप कॉपी कर रहे हैं, जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों से आप आइडेंटिफाई करते हैं, यानी उन लोगों को आप जानते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, जिन लोगों को आप ऑलरेडी जानते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा किए गए व्यवहार को कॉपी करने के चांस ज्यादा होते हैं। The third aspect of the theory is reinforcement. Reinforcement B.F. स्किनर ने भी बोला था कि ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पॉन्सेज जो कि व्यक्ति के व्यवहार को या तो कंटिन्यू करेंगे या फिर डिसकंटिन्यू करेंगे। अच्छा कोई असाइनमेंट करने पर टीचर की तारीफ करने की प्रक्रिया रीइंफोर्सिंग हो सकती है, तो आप आगे भी अपने होमवर्क या असाइनमेंट्स को अच्छे से करना चाहेंगे। या फिर कोई गलती करने पर किसी और बच्चे को भी अगर डांट पड़ रही है तो आप कोशिश करेंगे कि मैं ये गलती ना करूं, नहीं तो मुझे भी डांट पड़ सकती है। तो रीइंफोर्समेंट जो है, सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया आपके द्वारा किए गए व्यवहार को या तो बंद कर सकती है या फिर कंटिन्यू कर सकती है। देन वी हैव एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस यानी जो अपेक्षाएं हैं, ये भी बीएफ स्किनर ने बात करी थी और एल्बर्ट बंड्यूरा भी इसके ऊपर जोर देते हैं कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जो कि व्यक्ति अपेक्षा करता है अपने व्यवहार को करने के एवज में। ये जैसे कि मैं अगर कोई अच्छा काम करती हूँ तो मुझे अपेक्षित होता है, मैं ये अपेक्षा करती हूँ मेरे आसपास के लोगों से कि वो उस चीज को रिकॉग्नाइज करें, उसकी तारीफ करें या फिर दूसरे लोगों को मेरी मिसालें दें। ये मेरी अपेक्षाएं हैं। ये अपेक्षाएं मुझसे कुछ व्यवहार करवाएंगी और कुछ व्यवहार नहीं करवाएंगी। बच्चा यदि घर पे आए गेस्ट से अच्छे से बात करता है, गेस्ट के सामने पेरेंट्स की बात मानता है, तो उसे अपेक्षित होता है कि गेस्ट के जाने के बाद पेरेंट्स उसे 2 घंटा टीवी एक्स्ट्रा देखने देंगे। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ये आपके कुछ व्यवहारों को बढ़ावा देते हैं और कुछ व्यवहारों को डिसकंटिन्यू भी करवा सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस जो है वो नॉर्मली पुराने एक्सपीरियंसेस पे आधारित होते हैं। मतलब कभी किसी गेस्ट के सामने अच्छा व्यवहार किया होगा और बदले में पेरेंट्स ने खुश होकर कभी कह दिया होगा कि अच्छा आज 1 घंटा टीवी एक्स्ट्रा देख लो। उस एक्सपीरियंस के आधार पर अब आप हमेशा ये अपेक्षा करते हैं कि मैं जब भी गेस्ट के सामने अच्छा व्यवहार करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा टीवी देखने मिल सकती है। इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस जो है व्यक्ति के व्यवहार को शेप करने में मदद करती हैं।
एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मतलब कि स्व गुणकारिता। स्व गुणकारिता मतलब हमें खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है, अपनी एबिलिटी पे, हमारी क्षमताओं पे कितना कॉन्फिडेंस है कि हम कोई व्यवहार जो है वो सक्सेसफुली कर सकते हैं। आई कैन डू दिस, इस भावना को हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी, यानी खुद पे विश्वास किसी भी कार्य को करने का। सेल्फ एफिकेसी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का एक यूनिक एस्पेक्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को जोड़ के सोशल लर्निंग थ्योरी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में बदल दी गई। सेल्फ एफिकेसी बेसिकली हमारे व्यवहार को फाइनलाइज करने में मदद करती है। आपने किसी बच्चे को साइकिल चलाते हुए देख लिया, आपने अपनी कॉलोनी में प्रैक्टिस कर करके साइकिल चलानी सीख ली, पर अपने घर से बच्चा स्कूल तक साइकिल चला के चला जाए, उसका स्किल डेवलप हो गया है, बट द कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ दैट यस मैं घर से स्कूल तक भी साइकिल चला के जा सकता हूँ, ये सेल्फ एफिकेसी की भावना उसमें इस हैबिट और इस बिहेवियर को डेवलप कर सकती है। Lack of self-efficacy, however, will discontinue the behavior. बच्चे ने स्किल अर्जित कर लिया, बच्चे ने खुद की कॉलोनी में साइकिल चलाना सीख भी लिया, बट यदि उसको खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं भरे ट्रैफिक में साइकिल चला पाऊंगा, तो शायद वो कभी भी घर से स्कूल तक साइकिल चला के खुद ब खुद नहीं जा पाएगा। सो सेल्फ एफिकेसी बेसिकली व्यक्ति की कैपेबिलिटीज और उसके इंडिविजुअल और उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी निर्भर करती है। यानी उसके वातावरण में कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसे बढ़ावा दे कि यस यू कैन डू इट, वी हैव कॉन्फिडेंस इन यू, तो वो उसमें भी सेल्फ एफिकेसी की भावना जागृत होगी। परंतु यदि उसके हो सकता है एक बहुत ही कंसर्न दादी हो उसके घर में जो कह रही है नहीं मेरा बच्चा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, तो इसके परिणाम स्वरूप हो सकता है बच्चे को खुद की एबिलिटीज के ऊपर डाउट हो जाए कि हाँ मैं सही में भरे ट्रैफिक में गिर सकता हूँ, मुझे चोट लग सकती है, वो बच्चा साइकिल चला के स्कूल से घर से स्कूल नहीं जा पाएगा। सो बैरियर्स और फैसिलिटेटर्स होते हैं एनवायरनमेंट में जो कि बच्चे की सेल्फ एफिकेसी को डिटरमाइन करते हैं और ऑन द होल उसके व्यवहार और लर्निंग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने दो थ्योरीज को जाना। दोनों थ्योरीज को जानने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ेंगे ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, तब इन कॉन्सेप्ट्स और इन थ्योरीज की मदद से हम ये जान पाएंगे कि बच्चा किस तरीके से नए कॉन्सेप्ट्स अटेन करता है, नए व्यवहार सीखता है, अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को करता है। सो प्याजे, B.F. स्किनर और एल्बर्ट बंड्यूरा की ये तीनों थ्योरीज मिलकर हमें आगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू आउट इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस समझने में मदद करेगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। फॉर नोट्स ऑन द टॉपिक डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू ऑल वेरी मच।